एक पाक फौज का जवान SSG कमांडो एक बाजीगर की हंगामा खेज दास्तान। बावर्ची मुख्तसर कामत का शख्स था। उसका लिबास शीतल को फिट आ सकता था। मैंने उसके सामान में से एक साफ सुथरी पेंट शर्ट उठाई, उसके कमरे को बाहर से कुंडी चढ़ाई ताकि होश में आने पर वो कोई गड़बड़ न कर सके, और शीतल के कमरे की तरफ बढ़ गया। मेरी आवाज पहचानते ही उसने दरवाजा खोल दिया। मैंने लिबास उसकी समत बढ़ाते हुए कहा, वो बावर्ची अपने कमरे में नशे में धुत पड़ा है। मेरा अंदाजा है कि उसका लिबास तुम्हें फिट आएगा, ये लो पहन लो, और ये मेरी जैकेट वापस कर दो। वो मसनूई खफगी से बोली, तुम्हारी जैकेट तो मैं खा ही जाऊंगी ना, ये लो। उसने जिप खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। मेरा दिल बेख्तियार धड़क उठा। मैंने बाथरूम की तरफ इशारा करके कहा, वहां चली जाओ। वो शरारत से हंसी, दिल तो बड़ा कर रहा है लेकिन ऊपर ऊपर से कह रहे हो कि उधर चली जाओ ताकि मैं जिद में आकर इधर ही चेंज कर लूं। तुम्हारी ये हसरत मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगी। मैंने तंजिया लहजे में कहा, सब कुछ मेरा देखा भाला तो है। बोली, सही कहा, लेकिन अब दिल कर रहा होगा ना दोबारा देखने को। यूं भी मैं हूं ही ऐसी के जो एक मर्तबा देख लेता है वो यही कहता है कि है देखने की चीज, इसे बार बार देख। मैंने कहा, इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी बकवास सुन सकूं। वो शोखी से बोली, सच्ची बात सुनकर गुस्सा आ ही जाता है। और मैं पांव पटकता कमरे से निकल आया। बाहर आकर मैं एक मर्तबा फिर तमाम कमरों की तलाशी तफसील से लेने लगा। थोड़ी सी नकदी के अलावा मुझे काम की कोई चीज न मिली। सारे कमरों में घटिया शराब, फहुश तस्वीर, चर्स, सिगरेट और इसी किस्म की दीगर अशिया वाफिर मिकदार में मौजूद थी। मैं एक मर्तबा फिर उस बावर्ची नुमा शख्स के कमरे में घुस गया। उसके चेहरे पर पानी फेंकने और थप्पड़ मारने पर भी वो होश में न आया। मजबूरन मैं उसे अपने हाल पर छोड़कर बाहर आ गया। कमरे की कुंडी लगाना मैं नहीं भूला था। शीतल मुंह फुलाए कमरे के दरवाजे में खड़ी थी। बावर्ची का लिबास उसे बिल्कुल फिट आया था। मैं उससे बात किए बगैर कमरे में दाखिल हो गया। मेरी कमीज और जैकेट चारपाई पर पड़ी थी। जैकेट वगैरह पहनकर मैंने पतलून की जेबों में ठूसा हुआ सारा सामान जैकेट की जेबों में मुंतकिल किया और वहां से जाने के लिए तैयार हो गया। वो जगह हमारे लिए महफूज नहीं थी। जरूरी नहीं था कि रघु के गुंडों की तादाद 3-4 ही हो। हवेली के साख्त से तो लगता था कि इसमें काफी बंदे रिहाइश पजीर थे। हवेली के सहन में शीतल की कार और एक जीप खड़ी थी। ये वही जीप थी जिसमें कल रात अनिल और उसके साथी सवार थे। मैं क्लैशनकोफ की 2 फालतू मैगजीनें जेब में डालकर शीतल से मुखातिब हुआ, चलो ये जगह हमें फिलफौर छोड़नी पड़ेगी। वो हट धर्मी से बोली, नहीं मैं यहीं पर ठीक हूँ। उसने अपना मुंह बिल्कुल किसी बीवी की तरह फुलाया हुआ था। खुदा हुस्न देता है और नाजो अदा हसीन खुद सीख लेते हैं। अपनी अदाओं से किसी की भी अक्ल खप्त करना उनके बाएं हाथ का खेल होता है। भोलपन और सादगी उनके ऐसे तीर होते हैं जिनका निशाना कभी खता नहीं जाता। शीतल भी हजारों नहीं लाखों करोड़ों में एक थी। उसकी आम हरकत भी नाजो अदा के खिलाफ में लिपटी हुई दिखाई देती। किसी मर्द के खिलाफ अगर वो मैदान अमल में कूद पड़ती तो उस मर्द का बचना नामुमकिनात में से होता। मुझे भी उसकी हरकत देखकर अंदाजा हो रहा था कि मेरे खिलाफ वो सरगर्म अमल होगी। अगर वो मुझे आम हालात में मिली होती तो उससे दामन छुड़ाना मेरे लिए हकीकी मानों में कारेदारत साबित होता, लेकिन उसकी या मेरी बदकिस्मती के हालात नामुवाफिक थे। बकौल शायर, जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है। मौसम तो इंसान के अंदर होता है और मेरे अंदर खिजा का मौसम फैला हुआ था। हालात की संगीनी और घर की याद ने मुझे ज़हनी तौर पर इतना डिस्टर्ब किया हुआ था कि सिन्फ नाजुक के लिए मेरे लतीफ जज्बात पर ओस पड़ गई थी। उस वक्त शीतल की ख्वाहिश थी कि मैं उसे मनाऊं, लेकिन मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं था कि किसी आशिक की तरह उसकी कदम बोसी करता रहूं। मैंने उसे बाजू से पकड़कर सहन की तरफ धकेला। ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है, समझी। वो अपना मुलायम बाजू एक झटके से मेरी गिरफ्त से छुड़ाते हुए बोली, कह जो दिया नहीं जाना। मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, जहन्नम में जाओ, और लंबे लंबे डग भरता हुआ सहन में खड़ी गाड़ियों की तरफ बढ़ गया। दोनों गाड़ियों में मुझे सफर करने के लिए शीतल की कार मुनासिब मालूम हुई। खंजर निकाल कर मैंने जीप के दोनों अगले टायर बेकार कर दिए ताकि उसमें बैठकर कोई हमारा ताकुब न कर सके। गो इसका इम्कान नहीं था, लेकिन एहतियात के तौर पर मैंने ऐसा करना जरूरी समझा। हवेली का दाखिली दरवाजा खोलकर मैंने बाहर झांका। खिलाफ तवक्को बाहर मुझे छिदरे छिदरे दरख्त नजर आए जो दूर तक बतदरीज घने होते चले गए थे। इमारत के नजदीक मुझे कोई और तामीर नजर न आई। इसका मतलब है हम शहर से काफी दूर लाए गए थे। मैं आहिस्ता से बड़बड़ाया और वापस मुड़कर कार में आ बैठा। वो मुझसे पहले ड्राइवर के साथ वाली सीट पर आकर बैठ गई थी, लेकिन मैंने उससे बात करने की जरूरत महसूस नहीं की थी। मैं उसकी नाराजगी के सबब से वाकिफ भी था और उसकी खफगी दूर करने के फन से भी आशना था, मगर हालात और मेरी दिमागी परेशानियां इस
इजाफी बोझ को बर्दाश्त करने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थीं। शीतल से ताल्लुकात बढ़ाना अपनी मंजिल खोटी करने के मुतरादिफ था। इसलिए इस लाजानी मसले को पसे पुश्त डालते हुए मैंने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। गेट से बाहर मुझे दो रास्ते मुख्तलिफ समतों में जाते दिखाई दिए। जिस वक्त रघु ग्रुप ने हमें अगवा किया था उस वक्त हम दिल्ली शहर के जुनूब मशरकी समत में थे और मेरा गुमान था कि अभी हम दिल्ली के मज़ाफ़ात में शहर से मशरकी समत में मौजूद थे। दिल्ली शहर की तरफ वापस जाना ओखली में सर देने के मुतरादिफ था। ये सोचते हुए मैंने गाड़ी का रुख जुनूब की समत मोड़ दिया। शीतल आंखें बंद करके सीट से टेक लगाकर बैठी थी, इस तरह गोया गाड़ी में वो बिल्कुल अकेली हो। मैंने भी खामोश रहने में ही आफियत समझी। रास्ता नाहमवार और टेढ़ा मेढ़ा था। नॉर्मल रफ्तार से चलते हुए भी मुसलसल झटके लग रहे थे। मेरा इरादा था कि पुख्ता रोड पर पहुंचते ही कार माँ शीतल के छोड़ दूंगा। अब ज्यादा देर उसको अपने साथ लगाए रखना गैर मुनासिब था, लेकिन तकदीर की हमेशा इरादों से मुखालिफत रहती है। बकौल हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैंने खुदा को अपने इरादों की नाकामी से पहचाना। हमें रवाना हुए बमुश्किल आधा घंटा हुआ था कि कार यकदम बंद हो गई। मैंने सेल्फ घुमाया लेकिन कार घूं घूं करके खामोश हो गई और मेरी 2-3 मरतबा कोशिश करने पर भी स्टार्ट न हुई। शीतल जो जाने किस टाइम से आंखें खोले मेरी कोशिशों को देख रही थी, तंजिया लहजे में बोली, कमांडो साहब फ्यूल गेज को देखने की जहमत फरमाएं, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो चुका है। मैंने कहा अगर आप चंद टके खर्च करके टैंकी फुल रखती तो आज हमें ये दिन देखना नसीब न होता। वो तलखी से बोली, मैंने तो मिन्नत करके महाराज को बुलाया था ना, एक तो मुफ्त अपने साथ ख्वार कर दिया, ऊपर से ताने सुनो। मैंने कहा मुझे अगर पता होता कि इतनी कंजूस सेठजादी से वास्ता पड़ेगा जो कार में पेट्रोल डालने की जहमत ही नहीं करती तो मैं कभी भी तुम्हारी कार के करीब न फटकता। बोली, कंजूस, तू बड़ा दयालु है। मैंने कहा अपने से बड़े को तू नहीं कहते। वो हठ धर्मी से बोली, मैं कहूंगी, और तुझे मेरा बड़ा किसने बना दिया? बदतमीज, तुम्हारे साथ सफर करना ही गुनाह है। ये कहकर मैं कार से निकला और जोरदार झटके से दरवाजा बंद करके उसी टेढ़े मेढ़े रास्ते पर रवाना हो गया। वो भी तेजी से कार से निकलते हुए बोली, बदतमीज किसको कहा है? बदतमीज तू खुद होगा। लेकिन मैं उसकी बात का जवाब दिए बगैर आगे बढ़ने लगा। मुझे मालूम था कि वो मेरे पीछे ही आएगी। वाह, वो दौड़कर मेरे करीब पहुंची और मेरे साथ चलते हुए बोली, जब तक मेरे पास कार थी उस वक्त तक मेरे साथ सफर करना पुण्य था, जो कार के खराब होने पर पाप हो गया। मैं उसकी बात पर कहकहा लगाकर हंस पड़ा। वो मुंह टेढ़ा करके मुझे चिढ़ाते हुए बोली, ही जहर लग रही है मुझे तुम्हारी हंसी। जवाबन मैंने कहकहा लगाते हुए कहा, मेरी अपनी हंसी है, जिस टाइम मेरा जी चाहेगा मैं हंसूंगा। अगर किसी को तकलीफ होती है तो वो अपने कानों में उंगलियां ठूंस ले। बोली, सही कहा किसी ने, पागलों के हंसने का कोई टाइम नहीं होता। वो झट से बोली, पागल किसे कहा? मैंने कहा किसी को भी नहीं, सिर्फ पागलों की निशानी बताई है। मैंने कहा अच्छा ये बात है, एक निशानी मैं भी बता दूं। उसके लहजे में इश्तियाक नुमाया था। बताओ। मैंने कहा पागलों का कोई पता नहीं होता कि वो किस टाइम क्या कर गुजरे। उसने इस बात में सर हिलाया। एग्जैक्टली। मैंने कहा अगर तुम एग्री करती हो तो ये लो, मैं तो गया। और ये कहकर मैंने रास्ते को छोड़कर जंगल की अंदरूनी समत में दौड़ लगा दी। वो तकरीबन चीखते हुए बोली, जान तुम कहाँ चले? पागल को क्या पता वो कहाँ जा रहा है, और अपनी रफ्तार मजीद बढ़ा ली। उसने दौड़कर मेरे करीब पहुंचने की कोशिश की, लेकिन फैशनेबल चप्पल पहनकर वो कहाँ मेरा मुकाबला कर सकती थी। उसके बरक्स मेरे पाँव में स्पोर्ट्स शूज थे और यूं भी मेरी रफ्तार काफी तेज थी। जल्द ही मैं उसकी नजरों से ओझल हो गया, यहाँ तक कि उसकी आवाजें आना बंद हो गईं। एक घने से दरख्त का इंतखाब करके मैं उसके ऊपर चढ़ गया और एक दो शाखे के साथ टेक लगाकर अपनी चढ़ी हुई सांसें बहाल करने लगा। थोड़ी देर बाद ही मुझे उसकी हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। जान प्लीज, सॉरी, दोबारा बदतमीजी नहीं करूंगी। तुम कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है, सामने आ जाओ वरना मैं रोने लग जाऊंगी। और मैं दो शाखे से टेक लगाए उसकी बातों से लुत्फानंदोज होता रहा। नामालूम क्यों उसे तंग करने में मुझे मजा आ रहा था। हालांकि मुझे पता था कि उसका और मेरा साथ चंद घंटों तक का है। अगर हम दोनों चाहते तब भी हम इकट्ठे नहीं रह सकते थे। सादिया के साथ बेवफाई करने का मैं सोच भी नहीं सकता था, लेकिन फिर भी जाने क्यों मैं इस तरह की गैर जरूरी हरकत कर बैठा था। मैंने सर झटक कर इन फजूल ख्यालात से अपना पीछा छुड़ाया और बम्बई पहुंचने के तरीकों पर गौर करने लगा। बम्बई तक पहुंचना मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया था, नामालूम वहां पहुंचकर कौन से हंगामे मेरे मुंतजिर थे और किन चैलेंजेस का मुझे सामना करना पड़ता। थोड़ी देर बाद ही शीतल मुझे नजर आ गई। वो अंदाजे से सही समत इख्तियार किए हुए थी। झाड़ियों के अंदर झांकती वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। गाहे गाहे वो मुझे आवाज भी दे लेती। जैसे ही वो उस दरख्त के करीब से गुजरी जिस पर मैं छुपा बैठा हुआ था, मैंने भेड़िए की तरह गुर्राहट नुमा आवाज निकाली। वो खौफ से उछल पड़ी और जोर जोर से मुझे पुकारने
लगी। नीलम वाला पिस्तौल उसने दोनों हाथों में थामा हुआ था और फायर खोलने के लिए बिल्कुल तैयार थी। मैंने एक मर्तबा फिर मुंह से गुर्राहट की आवाज निकाली। इस मर्तबा उसने आवाज की समत का अंदाजा लगा लिया और जल्दी से सर उठाकर ऊपर देखा जहां पर मैं दांत निकाले बैठा हुआ था। वो गुस्से से तप कर बोली, वहशी जंगली गंवार, नीचे उतरो वरना मैं गोली चला दूंगी। मैंने नीचे उतरते हुए कहा, फिर वही बदतमीजी, मैं दोबारा भाग जाऊंगा और इस दफा तुम्हें मिलूंगा भी नहीं। वो पिस्तौल मेरी तरफ तानते हुए बोली, तुम एक कदम तो लेकर दिखाओ। और मैंने जवाबन कहकहा लगाने पर इक्तफा किया, लेकिन इस मर्तबा मुझे कोई जवाब देने की बजाय बस गुस्से से घूरती रही। मैंने उससे नजरें मिलाने से गुरेज किया कि उसकी मोटी गिलाफी आंखें मेरे हवास पर छाने लग जाती। मैं उसके करीब पहुंचता हुआ बोला, अच्छा अब गुस्सा थूको और चलो। वो गुस्से से जैसे फट पड़ी, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ। और उसके साथ ही उसने पिस्तौल नीचे फेंका और दोनों हाथों से चेहरा छुपाकर रोने लग गई। एक मुफक्किर का कौल है कि औरत का सबसे बड़ा हथियार उसके आंसू हैं। वो मर्द जो बड़े बड़े तूफानों का डट कर मुकाबला कर सकते हैं, इन चंद आंसुओं में तिनके की तरह बह जाते हैं। मैं भी उसके रोने से घबरा सा गया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उससे कैसे चुप करवाऊं। मैं नदामत भरे लहजे में बोला, सॉरी शीतल, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। आई एम रियली सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। वो हिचकियां लेते हुए बोली, खाओ कसम के दोबारा मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। मैं उसकी जुबानी बात सुनकर सटपटा गया था। मैंने कहा तो है दोबारा ऐसा नहीं होगा। बोली, नहीं तुम कसम खाओ। मैंने उसकी कलाइयों से पकड़कर कहा, पागल मत बनो शीतल, मेन रोड पर पहुंचते ही तुम्हारे मेरे रास्ते जुदा होने वाले हैं। उसने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, जब तक तुम मुझे खैरियत से पिताजी के पास नहीं पहुंचा देते तुम कहीं भी नहीं जा सकते। मैंने कहा, अच्छा बाबा, तुम्हें खैरियत से तुम्हारे पिताजी के हवाले करने के बाद ही जाऊंगा, अब तो चलो। और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। कमबख्त एक तो बला की हसीन थी, ऊपर से नाजो अंदाज ऐसा कि 7 साला आबिद को भी अपना गर्विदा कर ले। मैंने नीचे झुककर पिस्तौल उठाते हुए अपने कोट की जेब में मुंतकिल किया और अंदाजे से रास्ते की तरफ चल पड़ा। सूरज मगरिब की जानिब जवाल पजीर था। 1.5-2 घंटे में शाम का अंधेरा छा जाता और उससे पहले हमें किसी महफूज ठिकाने के करीब पहुंचना था। वो मेरे साथ बमुश्किल कदम मिलाकर चलते हुए बोली, मिस्टर, मेरा पिस्तौल वापस करो। मैंने कहा, ये तुम्हारा कब से हो गया? वो बोली, तुमने खुद मेरे हवाले किया था और दी हुई चीज वापस लेना थूका चाटने के मुतरादिफ है। मैंने कहा, पहली बात तो ये है कि मैंने आर्जी इस्तेमाल के लिए तुम्हारे हवाले किया था और दूसरे मैंने तुमसे वापस नहीं लिया है, तुमने खुद फेंक दिया था। वो जिद्दीपन से बोली, बस मुझे नहीं पता, तुम पिस्तौल मेरे हवाले करो। मैंने सचमुच जिद होकर पिस्तौल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो मेरी माँ। वो बोली, इस तरह तो मुझे नहीं लेना। मैं गुस्से से बोला, तो और क्या, ट्रे में रख कर पेश करूं? वो शोखी से बोली, नहीं, थोड़ा प्यार से कहो ना। मैं एक एक लफ्ज चबाते हुए बोला, एक बात कान खोल कर सुन लो मिस शीतल, मैं शादीशुदा हूँ, एक बच्चे का बाप भी हूँ और अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता हूँ जितना कोई भी पसंद की शादी करने वाला कर सकता है। वो संजीदगी से बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन उसके लहजे में एतमाद की कमी थी। मैंने उसकी बात का जवाब देना जरूरी न समझा और सर झटक कर आगे बढ़ता चला गया। जल्द ही हम दोबारा उसी टेढ़े मेढ़े और नाहमवार रास्ते पर आ गए। मेरी कोशिश थी कि जल्द से जल्द हम किसी महफूज मकाम पर पहुंच जाएं और इस मकसद के लिए मैंने अपने कदमों की रफ्तार तेज रखी थी। शीतल को मेरे साथ मिलने के लिए दौड़ना पड़ रहा था। हम आधा घंटा ही चले होंगे कि वो रुक गई और रूहान सी होकर बोली, मैं थक गई हूँ। मैंने तंजिया लहजे में कहा, ठीक है, तुम अपनी मर्सिडीज में आ जाना। मुझे न रुकता देखकर वो दोबारा दौड़कर मेरे साथ मिलती हुई बोली, ए, शादीशुदा होने का ये मतलब नहीं कि तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज भी न रहे। मैंने गुस्से में तप कर कहा, अहमक लड़की, सूरज को देख रही हो, ये घंटे डेढ़ में गुरूब हो जाएगा और उसके बाद इस जंगल में सफर करना दुश्वार नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। उसके बाद उसे मेरी तेजी की वजह मालूम हो गई थी, इसलिए वो मेरे साथ कदम मिलाकर चलने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी हालत देखकर मुझे अंदाजा हो रहा था कि वो ज्यादा देर तक मेरा साथ नहीं दे सकेगी। मजबूरन मुझे अपनी रफ्तार में कमी करनी पड़ी। अचानक शीतल ठोकर खाकर नीचे गिर गई। मैंने जल्दी से झुककर उसे बाजू से पकड़कर सीधा करना चाहा, मगर वो मेरे हाथ में झूल गई। उसकी आंखें बंद थी और उस सर्दी में भी उसके माथे पर पसीना चमकता नजर आ रहा था। मैं जल्दी से उसका सर गोद में रख कर जमीन पर बैठता हुआ बोला, शीतल। वो जैसे नींद में बड़बड़ाई, पानी। मैंने बेबसी से दाएं बाएं देखा, मगर पानी वहाँ होता तो नजर आता। उसका कमलाया हुआ चेहरा देखकर मुझे अपनी ज्यादती का एहसास हुआ। वो नाजो नाम में पली सेठजादी एक पाकिस्तानी गोरीले के साथ कदम मिलाकर कहाँ चल सकती थी। मुझे उसकी रियायत रख कर चलना चाहिए था। मैं अपनी सख्त जानी के जोम में एक कमजोर लड़की को अजियत देने का बाइस बना था। मैंने खुद कलामी की पता नहीं क्या हो गया है, मुसलसल ऊट पटांग हरकतें कर रहा हूँ। मैंने कुछ सोचकर उसे कंधे पर उठाया और चल पड़ा। सूरज गुरूब होने वाला था और इससे पहले कि बिल्कुल अंधेरा छा जाता
रहता था। मैं चाहता था कि कोई महफूज ठिकाना ढूंढ लूं। मैं चंद कदम उसे उठा कर चला हूँगा कि उसकी मिनमिनाती हुई आवाज सुनाई दी, मैं ठीक हूँ। मैं मजाहिया लहजे में बोला, हाँ बिल्कुल, आप यहीं पे ठीक हैं। वो एक सेहतमंद लड़की थी, लेकिन मुझे बिल्कुल फूल की तरह हल्की फुल्की लग रही थी। यूं भी आर्मी के अंदर ट्रेनिंग के दौरान लाश और जख्मी को उठाने की तरबियत देते हैं, और इस तरह एक आदमी अपने वजन के बकदर आदमी को आसानी से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। वो तो वजन में मुझसे बहुत कम थी। मैं तो अमजद को दौरान तरबियत अपने कंधे पर उठा कर फिराता रहा था। वो एक मर्तबा फिर बोली, मुझे नीचे उतारो, मैं चल सकती हूँ। मैं मसनूई हंसी से बोला, आराम से पड़ी रहो, अगर तुम चल सकती तो यूं न लेट जाती। वो जलकर बोली, तुम बड़े तगड़े हो ना, कमजोर लड़की से मुकाबला करके इतरा रहे हो। मैंने कहा, तुम कमजोर कहाँ हो, अच्छी खासी 2 फैक्ट्रियों की वारिस सेठ जादी हो। बोली, तो आपको क्या तकलीफ है मेरे सेठ जादी होने से? मैंने कहा, यूं ही बस उमरा मुझे बहुत बुरे लगते हैं। बोली, जलो मत, मेहनत करो और दौलत कमाओ। मैंने कहा, मैं बाज आया ऐसी दौलत से, और अब नीचे भी उतरो, तुमने तो पक्की सवारी गांठ ली है। एक घने दरख्त को देख कर मैं उसे कंधे से नीचे उतारता हुआ बोला। वो बिगड़ कर बोली, मैंने कब तुम्हारी मिन्नत की थी, खुद ही शौक था एक खूबसूरत लड़की को कंधों पर उठाने का। मैं उस दरख्त की तरफ बढ़ते हुए बोला, ये तुम्हें किसने कह दिया कि तुम खूबसूरत हो? वो मेरे साथ कदम मिलाकर चलते हुए बोली, सारी दुनिया कहती है। मैंने कहा, उस दुनिया में कम से कम मैं शामिल नहीं हूँ। ये कहकर मैं बूट उतारे बगैर उस मजबूत तने वाले दरख्त पर चढ़ने लगा। वो हैरानी से मुस्तफसिर हुई, क्या कर रहे हो? देखती जाओ, कहकर मैं ऊपर चढ़ता गया। दरख्त की निस्फ ऊंचाई पर पहुंचकर मुझे ऐसी जगह नजर आ गई जो मचान बनाने के लिए मौजू थी। स्नाइपर कोर्स के दौरान ये काम मैं कर चुका था। इंडियन आर्मी में भी स्नाइपर्स की एक बहुत बड़ी तादाद शामिल है, और पाकिस्तान आर्मी भी इस काम में पीछे नहीं। मैं और अमजद दोनों इकट्ठे ये कोर्स कर चुके थे। कोर्स के शुरू में तो मचान बनाने के लिए हम रस्सियां इस्तेमाल करते रहे, बाद में हमें बगैर रस्सियों के भी मचान बनाने की तरबियत दी गई थी। एक स्नाइपर को मचान में 2-3 दिन भी गुजारने पड़ जाते हैं। इस वजह से मचान बनाते वक्त सबसे ज्यादा इस बात का ख्याल रखा जाता है कि मचान आरामदेह हो, इतनी मजबूत हो कि उसमें बैठने या लेटने वाला बंदा नीचे न गिर जाए, और दूर या नजदीक से किसी को दिखाई भी न दे। वो दरख्त मचान बनाने के लिए हर लिहाज से मौजू था। मैंने छुपाव से ज्यादा उसकी मजबूती पर जोर दिया। अगले पौने घंटे में मैं 2 बंदों के आराम के लेटने के लिए जगह बना चुका था। रस्सियों की जगह मैंने उसी दरख्त की छाल इस्तेमाल की थी। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता गहरा होता जा रहा था, और सरे शाम चहचहाने वाले परिंदे खामोश होते जा रहे थे। काम खत्म करके मैंने शीतल को आवाज दी, ऊपर आ जाओ, जो दरख्त के तने से टेक लगाकर बैठ गई थी। वो ला ताल्लुकी से बोली, मुझे नहीं आता दरख्त पर चढ़ना। मैंने भी उसी के अंदाज में कहा, तो फिर बैठी रहो, मैं तो सो रहा हूँ। बोली, मतलबी खुद गर्ज, ये नहीं कि किसी कमजोर की मदद करो, महाराज को नींद आ रही है। उसको कोसने देने के अंदाज पर मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। वो मेरी हंसी से चिढ़ते हुए बोली, हंस लो, भगवान पूछेगा। मैं अपनी जगह से उठकर नीचे उतरता हुआ बोला, बड़ी आई मुल्लानी। वो हैरानी से मुस्तफसिर हुई, मुल्लानी? ये मुल्लानी क्या होती है? मैंने वजाहत की, मौलवी की बीवी। वैसे आपकी आसानी के लिए मैं पुजारन कहे लेता हूँ। बोली, मैंने ऐसी कौन सी बात कर ली है कि तुमने मुझे पुजारन समझ लिया है? उस वक्त तक मैं इतना नीचे उतर गया था कि बाजू लंबा करके हम एक दूसरे का हाथ थाम सकते थे। मैं उसकी बात का जवाब गोल कर गया। मैंने हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, हाथ पकड़ो, और उसने एड़ियां उठाते हुए अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया। मजबूती से पकड़ना, ये ना हो दरमियान में छूट जाए। वो अपनी चप्पल एक हाथ में पकड़ते हुए जुमानी लहजे में बोली, मगर मैंने उसकी बात का जवाब देने की बजाय एक झटके से उसे ऊपर खींचा, और अगले लम्हे वो दरख्त के ऊपर थी। मैंने कहा, यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ जाओ, डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो सर हिलाते हुए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ हरकत करने लगी। वो हैरानी से चिल्लाई, वाओ, ये तो बहुत प्यारी जगह बन गई है, तुम तो बड़े कारीगर हो जान, मैं तो तुम्हें एवं ही समझती थी। मैंने कहा, हाँ, तुम तो गोया बचपन से मेरे साथ खेलती आई हो ना, और मेरी शख्सियत से मुकम्मल वाकिफ हो। वो बेसाख्तगी से बोली, मुझे तो यूं ही महसूस हो रहा है। मैंने पूछा, कैसे? बोली, जैसे मैं बचपन से तुम्हारे साथ रहती आ रही हूँ। मैंने कहा, तुम्हारी सोच का फतूर है, अगर यूं होता तो मैं कब का पागल हो चुका होता। अब उसने पूछा, वो क्यों? मैंने कहा, तुम्हारी बातें सुनकर शरीफ बंदे ने पागल ही होना है। बोली, अगर तुम्हारी तरह चंद और शरीफ पैदा हो गए तो दुनिया में बदमाशों की जरूरत नहीं रहेगी। मैं उसके करीब लेटता हुआ बोला, अब अपनी कैं कैं बंद करो और मुझे सोने दो। बोली, मुझे सख्त भूख और प्यास लग रही है। मैं बगैर आंखें खोले बोला, तो मैं क्या करूं? तुम्हें कहा था ना कि खाना खा लो। अब तुम्हें पता चला होगा कि मैंने क्यों डट कर खाना खाया था। वो रूहान सी होकर बोली, मुझे क्या मालूम था कि ऐसी सूरत हाल पेश आएगी। मैंने फिर कहा, तुम्हें कहा था कि खाना खा लो, मगर सेठ जादियों की तरह एक निवाला लेकर तुम पीछे हट गई। अब भूख तो। बोली, भगवान करे तुम्हें भी भूख लगे और खाने को कुछ न मिले। मैंने तंजिया लहजे में कहा,
کہا میں الحمدللہ بھوک برداشت کر سکتا ہوں، تمہاری طرح نہیں ہوں کہ ہلکی سی بھوک لگتے ہی چلانے لگوں۔ وہ مجھے چڑھاتے ہوئے بولی برداشت کر سکتا ہوں، جب بھوک لگے گی نا پھر پوچھوں گی۔ میں نے اسے چھڑکا اچھا اب اپنا منہ بند کرو اور مجھے سونے دو، اور غیر متوقع طور پر وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے اس سے مخالف سمت میں کروٹ بدلی اور تھوڑا سا مچان کے کنارے کی طرف کھسک کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ حالانکہ ان حالات اور اس ماحول میں کسی عام بندے کے لیے سونا تو کجا لیٹنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میں پاکستانی کمانڈو تھا اور ہماری ٹریننگ اس نہج پر کی جاتی ہے کہ ہر قسم کے ماحول میں ڈھل جانا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے۔ جانے سے پہلے بس اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔